हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, अभी मैं जो यूथ की बुक है उससे करा रही थी आप लोग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर ये आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें एक कंपाइल बुक पूरा बुक बना हुआ है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं इसका पूरा डिटेल आपको करा रही हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप लोगों की क्वेरी थी, आप लोग का कहना था कि डिस्क्रिप्शन भी शो करिए, तो मैं शो करती हुई जाती हूँ और पूरा समझाते हुए चलती हूँ। जिनके पास ये बुक हो वो उसके देख सकते हैं और आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारी पूरी बुक की पूरी PDF ऐसे मिल जाएगी और आपको पूरा डिटेल में मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। तो मैंने अभी ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल में वीडियो बना रही थी। अभी ये 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा ये भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला का चलेगा। तो इसमें सिर्फ मोहनजोदड़ो में अभी हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे भारतीय ऐतिहासिक कालीन की चित्रकला। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। जब गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल की बात आती है तो सारे एग्ज़ाम्स में आप RPSC का ले लें, आप नेट JRF का ले लें या UP TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम्स ले लें, तो ये भारतीय जो ऐतिहासिक कालीन चित्रकला है, जो भारतीय मध्यकालीन ऐतिहासिक चित्रकला, जिसमें राजाओं ने कौन कौन सी मूर्ति शिल्प बनवाए, किस तरीके की मूर्ति शिल्प बनवाते थे, इसमें बहुत ही अच्छे पेपर बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो के जितने क्वेश्चन बचे रह गए थे उसको कंप्लीट करती हूँ। और हाँ, अभी मैंने वीडियो बनाने में गैप इसलिए कर दिया कि मैं थोड़ा वेकेशन में चली गई थी। आप लोग वेकेशन पे जाते हैं या नहीं जाते, जाया करिए, घूमा करिए, कुछ रिलेटिव्स के यहाँ ही चले जाया करिए, जिससे स्टडी के दौरान आप लोगों का भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है TGT PGT के वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी ज़ोर शोर से लग रहा है कि आ जाएगी, तो आप लोग तैयारी भी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ 101 का। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। RPSC में ये आया हुआ है 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर इज बी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का कार्य हुआ था और ये 125 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? ये क्वेश्चन अभी भी TGT PGT के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो यहाँ इंच पूछा है, वहाँ सेंटीमीटर पूछ लिया था, तो थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, जो कि 4.1 इंच ऊंची है। कांस्य प्रतिमा है ये, और ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है और उसकी ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर 6.95 इंच, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और जो पुजारी की प्रतिमा है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 चलते हैं। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? पाकिस्तान, भारत, चीन या इंडोनेशिया? तो ये जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अभी जब बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया, पहले ये पूरे भारत में माना जाता था। तो सिंधु प्रांत के लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता RD बनर्जी 1922 ईस्वी में कराए। विश्व का
प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री क्या क्या थी? विशाल अन्नागार, स्नानागार, नृत्य करती लड़की की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, दुशाला ओढ़े योगी, पशु आकृति युक्त मोहरे। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को भी लर्न करते रहिएगा। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली है ये भी देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम से बनी है? चांदी, मिट्टी, सोना या धातु? तो ये जो है धातु से बनी है, जो कि कांसे से बनी है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर लिया है। मोहनजोदड़ो स्थित है, अगेन ये क्वेश्चन आया है तो सिंध और पाकिस्तान हो जाएगा। इसको डिटेल में नहीं खींचेंगे क्योंकि अभी हमने इस पर डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम अजंता एलोरा इसमें आ जाएगा आपका, और गुप्त काल में जितने चीज़ें बनी हैं, बौद्ध काल में शुंग, कुषाण, ये सारे जो भी बौद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं वो सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा है ये, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप एवरीडे मेरी वीडियोस को देखा करिए। अब मैं कंटिन्यूअस ये सब वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं छुट्टियों से आ चुकी हूँ, तो रेगुलर अपने यूट्यूब पे मैं एक्टिव रहूँगी। और आपको जो भी क्वेरी हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो भी चीज़ें हों आप पूछते जाइए। मैं ऑनलाइन इसी तरह यूट्यूब पे ही पढ़ाती रहूँगी और मैं इसी तरह आपको गाइड करती रहूँगी। मेरे चैनल पे आप जाइएगा, 100 कलाकारों की श्रृंखला देखिएगा, उसमें आपको कॉन्टेम्प्रेरी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी के आर्टिस्टों के बारे में डिटेल में देखते रहिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हो वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम अनुपात कीजिए, ठीक है। तो कालानुक्रम बताना है आपको। इसमें आपको एक, अगर आपके पास सन होगा, सन याद रहेगा तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुषाण, बी है राइट आंसर। तो सबसे पहले कुषाण का जो टाइम पीरियड था वो 78 ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व था, ठीक है। तो ये ईस्वी पूर्व की बात आती है, ये 78 से था, ठीक है। 78 से फर्स्ट ईस्वी पूर्व तक, ओके। अब सेकंड है मौर्य जो था वो 323 टू 100 ईस्वी पूर्व हमेशा अपोजिट चलता था, तो 323 से 187। उसके बाद हम शुंग की बात करेंगे। शुंग आता है सबसे लास्ट में, आता है गुप्त काल, ठीक है। तो इसमें गुप्त सबसे लास्ट में है और शुंग, फिर आप मौर्य कह सकते हैं, कुषाण, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो कुषाण, मौर्य और शुंग, गुप्त, ठीक है। तो गुप्त का टाइम पीरियड क्या था? 319 से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? भरहूत स्तूप, कोणार्क स्तूप, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ। तो ये सब तो यूपी के लोग हैं, काफ़ी चीज़ें नॉलेज होगी। हम सारनाथ के अशोक स्तंभ से, जो स्तंभ के ऊपर बना हुआ है एक लायन का चित्र, जिसमें चित्र कहेंगे, स्कल्पचर है वो, तो उसमें स्तंभ पर लायन बना हुआ है जिसको सिंह कहते हैं, सिंह शीर्ष बने हैं, उसके नीचे ये एक चक्र है जो कि हमारे 24 घंटे के चक्र को दिखाता है, 24 घंटे की गति को दिखाता है। वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लेकर उसको डायग्राम बनाया गया है। और इसको जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको बनाने वाला कौन है, ज़रा उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि देखूं किसको किसको ये चीज़ पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी में आए हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखूँ आपको कितने लोगों को ये चीज़ पता है और कितने लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पतन और मृगदाव, हिरणों का जंगल था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लिया गया। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? 40 से 50 फीट और सारनाथ वाराणसी से 6.4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर पशु आकृति का शीर्षक है। 4 पशु की मूर्तियां हैं स्थापित की गई हैं। अश्व, सिंह, वृषभ, गज की ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो ये हो गए पुष्यमित्र थे। पूर्वी भारत शुंग शासक के जो पहले थे वो पुष्यमित्र थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश में स्तूप इत्यादि का स्थापना हुआ था। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो गुप्त, गांधार, कुषाण या मथुरा। तो गांधार शैली के जो कलाकार थे वो गांधार शैली से जुड़े थे। बौद्ध धर्म के कलाकार जो थे वो गांधार स्कूल के कलाकार बौद्ध धर्म से जुड़े थे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये बौद्ध विषयों पर गांधार शैली केंद्रित थी। गांधार कला शैली का जन्म कुषाण काल कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गांधार कला शैली काले स्लेटी रंग के पत्थर से बनी है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार शैली की मूर्तियों का समय 1ली शती से 4थी शती ईस्वी के मध्य था। तो गांधार शैली 1ली शती से 4थी शती तक चली है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? कुषाण, संप्रति, अशोक या देववर्मन? तो देववर्मन या अशोक। अशोक ने किया था। अपने धर्म का दर्शन का विचार जो था, धर्म और दर्शन पर विचार जो थे उन्होंने पत्थरों पर उकेरित करना शुरू किया। उन्होंने अभिलेख जो थे वो पत्थरों पर सृजन करना शुरू करवाया जो कि प्राकृत भाषा में होती थी, ब्राह्मी लिपि में होती थी और उत्कीर्ण उत्कृष्ट मिलते थे, और धम्म महापात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी जो जगह जगह जाकर अपने धर्म की शिक्षा देते थे और शिलाओं पर, जो पत्थरों पर, स्तंभों पर उसको खुदवाते थे। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे अधिकारी उन्हें संदेश पढ़कर सुनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे जो मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इज डी, बिहार में स्थित है। राजप्रसाद एक विशाल भवन था। इसमें अनेक बड़े कमरे थे और चमकते स्तंभों में सोने की लता पत्रावली तथा चांदी की चिड़ियाँ बनी हैं। इसमें प्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका था, ठीक है। तो गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। बिहार भी एक अच्छा पर्यटन स्थल है जो कि चीज़ें आप देख सकते हैं, आप नॉलेज लेके वहाँ घूमने जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? अश्वमेध यज्ञ के समय में राम ने सीता का स्वर्ण प्रतिमा बनवाया था, ओके। तो सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र जी ने किसके द्वारा, एक मय नामक जो शिल्पकार था उसके द्वारा सीता का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? तो ये है आपका भीमबेटका, लोमेश ऋषि की गुफा या कार्डली गुफा या भाजा गुफा। तो लोमेश ऋषि की गुफा को कहते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बने थे, ठीक है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि की गुफा में पाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर की नागार्जुनी की पहाड़ियों में इन गुफाओं का निर्माण करवाया। यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुहालेखों से प्राप्त होते हैं। बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाओं और मौर्यकालीन मूर्तियों के नमूने मिलते हैं। सुंदर गुफाओं में सुदामा गुहा तथा लोमेश गुहा है। ये गुहा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। लोमेश ऋषि गुहा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प के से अलंकृत है और नागार्जुन पहाड़ी की गोपी गुहा भी विशाल और उत्कृष्ट है। इसकी दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ के आज्ञा के अनुसार पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। दशावतार मंदिर जैसे बनते हैं तो उसमें 10 जो अवतार थे विष्णु के उनका सही क्रम बताना है। तो इसके क्रम में आप सबसे पहले मत्स्य हो जाएगा,
कूर्म हो जाएगा वराह और नरसिंह। दूसरा है इसका बी इज द राइट आंसर। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य पुराण में मिलते हैं। ये 10 अवतार इस प्रकार से हैं, कैसे कैसे हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों ने नरसिंह का भी सुना है, वामन का भी सुना है, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, और मत्स्य, कूर्म और वराह सबसे पहले थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बुद्ध काल में विष्णु वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। 5वीं सदी में मथुरा के निर्मित विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नृसिंह है। तो आप विष्णु की प्रतिमा में देख सकते हैं, उनके सारे अवतारों को भी देख सकते हैं। एक है दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है, यूपी के ललितपुर में। तो वहाँ पे 10 अवतारों का जिक्र हुआ है और वहाँ पर दरवाजे पे देवियों का भी चित्रण हुआ है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, काफ़ी खंडहर जैसा हो गया है, बट वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। क्या है? जो बुद्ध प्रतिमा थी सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी, गुप्त काल की प्रतिमा, वो था अभय मुद्रा में। ठीक है, अभय मुद्रा क्या होती है? अभय मुद्रा जो होती है वो शांत भाव में खड़े हुए और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ होता है। और ये प्रतिमा कितने फीट की थी? 7 फुट की थी। और ये प्राप्त कहाँ से हुई थी? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, इसमें बौद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा और प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। इसका काल 400 ईस्वी माना जाता है, जो कि गुप्तकालीन है, तो 400 ईस्वी माना जाता है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा, सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं के धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चुनार वलवा पत्थर से ये बुद्ध प्रतिमा बना हुआ है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार वलवा पत्थर से निर्मित किया गया है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन है और गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र मथुरा व सारनाथ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पॉइंट यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन में इसमें 4-4, 5-5 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसीलिए ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि मुझे लगा कि आप लोग को शेयर करना चाहिए। आप इसको वीडियो के माध्यम से आप कहीं भी कैसे भी रहेंगे, आपको बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेलिस्ट मेरा स्टार्ट करेंगे और पूरा बुक मैं धीरे धीरे आपको कंठस्थ करा दूंगी। तो बहुत ही अच्छा है ये यूट्यूब का माध्यम आपके लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस बुक को पढ़ने के लिए लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज मैं इसको करती जाऊंगी और ये एक दिन पूरा इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी इसको सारा। तो आप प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके रखिए, हमेशा उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आप ये पूरा A to Z सीक्वेंस वाइज आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था, ये चीज़ भी नोट करने लायक है। पूर्णतः एकाश्म शैली उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताई। तो ये कैलाश का जो एलोरा मंदिर है, इसके बारे में हमने बहुत बार जिक्र किया है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है। तो ये है एकाश्म। एकाश्म क्या होता है कि एक पर्वत को ऊपर से कट करके उसके जो पत्थर होते हैं वो निकाल कर कहीं और हटा देना और उससे कहीं भी पत्थर को जोड़ना नहीं, कहीं जोड़ नहीं लगा हुआ है, इस तरीके का मंदिर बना हुआ है। तो ये कैलाश मंदिर है एलोरा का। ये 16th नंबर की गुफा है, 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। ये सब चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं। आगे चलते हैं। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? सिंधु घाटी, मौर्य
कुषाण या गुप्त। तो ये मौर्य काल का है परखम यक्ष। अब परखम यक्ष की बात आती है, चामर धारणी की बात आती है, तो हम इसको हम कुषाण मौर्य काल से रिलेट करते हैं। तो परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है, जो कि मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। चामर धारणी पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, जो कि अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षिणी की मूर्ति भोपाल के निकट बेस नगर से प्राप्त हुई थी, जो कि भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ था, जो कि अब भारत कला भवन में स्थित है। यक्ष की मूर्ति सोपारा सुपरिक से प्राप्त है, जो कि अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर का। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि कॉमन है। सांची, ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में भी आया था, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो मौर्य शासक अशोककालीन सांची स्तूप पर लिखा संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सांची आकार में कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, और ये अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृति आंध्र सातवाहन काल की है और सांची स्तूप को वर्ष 1989 में 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेटिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बना दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? कन्हेरी गुफा के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, बहुत सारे उसमें पिक्चर्स भी दिए हैं। तो आप मेरे यूट्यूब के मेरे चैनल पे जाइएगा, जो अभी नीचे ब्लिंक कर रहा होगा साइड में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको गुफाओं का है, वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कन्हेरी की भी बहुत डिटेल में मैंने गुफाओं के बारे में जिक्र किया है, कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा क्या है, कैसे है, बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, तो कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं। कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कन्हेरी गुफा संख्या 2 व 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है। कन्हेरी गुफा के चैत्य हॉल के बरामदे में 2री शताब्दी की युगल दंपति की शिल्प भी उत्कृष्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और क्या है? तो बाघ, हाथी और वृषभ का चित्र मिलता है। ठीक है, टीजीटी के 16 में आए हैं, जो कि 18 में हुआ था एग्जाम, केवीएस में आया है। अशोककालीन स्तूपों पर मुख्यतः 4 पशुओं को दर्शाया गया है। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डैश किसको दर्शाया गया है? तो वृषभ को। ठीक है, तो अशोककालीन स्तूपों पर मुख्यतः 4 पशुओं को दर्शाया गया था, जिसमें हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल स्तंभों को के शीर्ष पर दर्शाया गया है। सारनाथ स्तंभ, जिस पर 4 सिंहों का शीर्षक है। रामपुरवा स्तंभ, जिला चंपारण बिहार में वृषभ शीर्षक युक्त है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में सिंह के शीर्षक युक्त है। रुम्बिनी देई लुम्बिनी वन में स्थापित अश्व शीर्ष युक्त है। और बसाड़ बाखिरा या कोल्हुआ स्तंभ शीर्ष सिंह शीर्ष युक्त है। साकिसा स्तंभ गज शीर्ष युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th नंबर का। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा किससे संबंधित है? तो ये जो उदयगिरी गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। राइट आंसर इज सी, गुप्त काल। मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित उदयगिरी गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। गुप्तकालीन विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। प्रमुख रूप से विष्णु की मूर्तियां हैं। उदयगिरी गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वराह मूर्ति है।
उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। गुफाएं खारवेल शासक ने पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओके, महास्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों को की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया था। गोल आधार का व्यास लगभग 120 फुट है और गुंबद की ऊंचाई 54 फुट है। अलंकृत तोरण द्वार हैं जो कि 34 फीट ऊंचे हैं। सातवाहन राजाओं के समय में सांची के तोरण द्वारों को अलंकृत किया गया था। सांची के महास्तूप पर अलंकृत दृश्य, जातक कथाओं के दृश्य, गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य, बुद्ध के अनुगामी के रूप में देवताओं के दृश्य, शाल भंजिकाओं के सौंदर्यमयी मूर्तियां इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। तो सांची के जो स्थापत्य हैं इनके ऊपर से नीचे, मतलब जो ऊपर जो बने होते हैं एक स्थापत्य, उसमें नाम क्या क्या होता है उसको ऊपर से नीचे तक का लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऊपर होता है छत्रावली जो छत्र की जैसे होती है, फिर हर्मिका, अंड, और फिर लास्ट में इसको वेदिका के रूप में, जिसपे हम चल के टहल के पूजा पाठ करते हैं उसको वेदिका बोलते हैं। ठीक है, तो सांची स्तूप में ऊपर से नीचे क्रम में छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका है। वर्तमान समय में ऊपर के छत्र तथा वेदिका को छोड़कर गुंबद की ऊंचाई 54 फीट है और गोल आधार व्यास 120 फुट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का शिल्पांकन में बुद्ध और अलौकिक स्वरूप की अधिकता है। पश्चिमी तोरण में हाथियों की रचना अधिक सजीव तथा स्पष्ट है। सांची स्तूप पर विदेशी प्रभाव, असीरिया के फूल पत्ती वाले डिजाइन, पश्चिम एशिया के पैर वाले राक्षस तथा नरसिंह, नर श्वान इत्यादि हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित लायन शीर्ष, लायन कैपिटल किस माध्यम में स्थित है? तो ये है चमकदार पत्थर, इसको घिसकर बनाया जाता था, तो इस पे जो शीर्ष है वो चमकदार पत्थर कहा जा सकता है। सारनाथ वाले स्तंभ के गोल अंड भाग पर 4 महाअजानीय पशु आकृतियां हैं और 4 छोटे धर्म चक्र हैं। इन पशुओं की अंकन परंपरा अति प्राचीन है। ये चारों रक्षक हैं और इन्हें बुद्ध के जन्म, कुल निष्क्रमण और प्रतीक माना जाता है। ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। गज पूर्व दिशा का, वृषभ पश्चिम दिशा का, सिंह उत्तर दिशा का और घोड़ा दक्षिण दिशा का। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो एक एक चीज़ें आप लोग को याद रहनी चाहिए। इन चारों आकृतियों के बीच बीच में एक एक धर्म चक्र की आकृति भी है जो कि चक्रवर्ती सम्राट के चक्र का भाव प्रकट करती है। आधार पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़कर 4 दिशाओं में मुख किए उत्कीर्ण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी हम इसी 27 मिनट की वीडियो हो गई, अभी हम इसी पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी सॉरी, कल तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, क्वेश्चन पे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।